वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2 अगस्त 2026 को जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ है उसका पेपर। और इसी तरह हमने एमपीपीएससी पार्ट ए एमपीजी के पीवाईक्यू डिस्कस किए हुए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट में पिन कमेंट कर दूंगी, तो वहाँ से जाके आप चेक कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से मध्य प्रदेश कौन सी नदी पश्चिम दिशा की ओर बहती है। देखिए, तो इसकी अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 3 प्रमुख नदियाँ हैं, जिसमें आ जाती है नर्मदा, ताप्ती और माही। ये तीनों ही नदियां पश्चिम वाहिनी नदियां हैं, जो कि मध्य प्रदेश के मालवा से निकलती है माही नदी, और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से निकलती नर्मदा और ताप्ती नदी। ये कहाँ जाती है? अरब सागर में जाके विलीन हो जाती है। ठीक है, तो जो हमारे पास ऑप्शन दिए हैं उनमें से माही नदी जो है वो हमारे पास पश्चिम वाहिनी नदी है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। देखिए, हम डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? उद्गम नर्मदा नदी का होता है अमरकंटक पहाड़ी, अनूपपुर जिला और मध्य प्रदेश, इसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात होती हुई ये कहाँ चली जाती है? अरब सागर खंबात की खाड़ी। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है नर्मदा नदी को। दूसरी नदी की बात करें ताप्ती, तो नर्मदा नदी का जो समांतर बहती हुई नर्मदा नदी का अनुगमन करती हुई ये हमारे पास निकलती है बैतूल से, कालीभीत पहाड़ी, मुल्ताई तहसील जिसको नाम अब मुल्तापी कर दिया गया है, वहां से निकल के ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात होती हुई कहाँ चली जाती है? सेम जगह, अरब सागर खंबात की खाड़ी में। तीसरी नदी जो है माही नदी, माही नदी निकलती है धार जिला मिंटा गांव से। माही नदी को आदिवासी की गंगा भी कहा जाता है और ये हमारे पास मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश करती है, ऐसे यू आकार बनाते हुए कर्क रेखा को 2 बार काटती है। उसके बाद राजस्थान से ये प्रवेश करती है गुजरात में और कहाँ चली जाती है? अरब सागर। वहीं राजस्थान में हम बात करें तो इसकी सहायक नदियां हैं सोम, जाखम, माही। इन तीनों नदियों का जो संगम है वो क्या कहलाता है? आदिवासियों का कुंभ। और इसी के कारण माही नदी को क्या बोलते हैं? आदिवासी की गंगा। और जो ये संगम है, इस संगम को क्या बोलते हैं? बाणेश्वर धाम। बाणेश्वर धाम, आदिवासियों का कुंभ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा तापीय विद्युत केंद्र किस जिले में है? तो सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र, पहले तो मैं बता दूं, पहला क्वेश्चन भी पीवाईक्यू है और दूसरा क्वेश्चन भी पीवाईक्यू है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो तापीय विद्युत केंद्र की बात करें तो सतपुड़ा तापीय विद्युत केंद्र जो है वो बैतूल में है। बैतूल में कहाँ पे है? स्थान है सारनी। 1963 में स्थापना हुई थी इसकी और तवा घाटी से इसको जल आपूर्ति होती है। पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र से इसको कोयले की प्राप्ति होती है। वहीं बात करें तो इसकी संयुक्त राज्य अमेरिका की हेल्प से जो सतपुड़ा तापविद्युत केंद्र है ये स्थापित किया गया है। वहीं बात करें इसकी क्षमता की तो 1330 मेगावाट क्षमता वर्तमान में इसकी है। जो हमारे पास सतपुड़ा तापविद्युत केंद्र कहाँ हो जाएगा? बैतूल में। ध्यान रखना, ये भी हमारे पास रिपीट हुआ है क्वेश्चन, पीवाईक्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत अधिनियम 1966 के अंतर्गत ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? देखिए, 1996 की बात करें तो हम बात करते हैं पैसा एक्ट की, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्रों की बात हो रही है। क्योंकि पंचायती राज अधिनियम जो है वो तो 1993 का है और मध्य प्रदेश में लागू हुआ था 1994 में, तो ये 96 की बात कर रहे हैं, मतलब पैसा एक्ट की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या बोला गया है कि कौन से कथन सही है? तो इसमें हमारे पास मद्य निषेध, मतलब जो हमारे पास नशीले पदार्थ होते हैं को लागू करने की शक्ति होती है, तो मद्य निषेध मतलब जो नशीले पदार्थ है उन पर रोक लगा सकते हैं ग्राम सभा को, ये हमारे पास
अधिकार होता है, तो ये हमारे पास सही है, ऑप्शन नंबर ए तो हमारे पास राइट है। वही बात करें, उनके पास लघु वन उत्पादकों का स्वामित्व पर अधिकार होता है, ये भी हमारे पास सही है। लघु वन उत्पादों पर स्वामित्व का अधिकार होता है ग्राम सभा को। ग्राम स्तरीय कर लगाने की शक्ति होती है, देखिए ये हमारे पास गलत हो जाएगा, क्योंकि ग्राम स्तरीय कर लगाने की अनुमति इनको नहीं होती है। ये जो कर जो है ये राज्य के कानूनी हिसाब से लगता है। उन्हें ग्राम बाजारों के प्रबंधन की शक्तियां प्रदान है, तो ये भी हमारे पास सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 4, इसका मतलब 1, 2 एंड 4 ऑप्शन नंबर बी जो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये हमारे पास सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के बजट 2025-26 के अनुसार सबसे अधिक व्यय किस क्षेत्र में हुआ है? तो अगर हम सर्वाधिक व्यय क्षेत्र की बात करें तो शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति सब को मिला के जो हमारे पास बजट का व्यय है वो सर्वाधिक क्षेत्र को दिया गया है। अगर सिर्फ शिक्षा की बात करूँ तो 10.37% तो शिक्षा को ही दिया गया है, और इन सभी को मिला के जो हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है, इनमें से सर्वाधिक जो व्यय है वो शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति को दिया गया है। ऑप्शन नंबर हमारे पास डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, मध्य प्रदेश में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कब शुरुआत की थी? तो अगर हम बात करें धरती आबा योजना की, तो ये हमारे पास 2 अक्टूबर 2024 को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ये हमारे पास भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था, तो ये हमारे पास झारखंड से इसकी शुरुआत हुई थी। प्रारंभ कहाँ से हुआ था? झारखंड से, और 2 अक्टूबर 2024 को मध्य प्रदेश में भी लागू हुआ था ये। इसके लिए एसटी पॉपुलेशन जो क्षेत्र जिसमें लागू होगी 50% कम से कम होना चाहिए। और ये योजना किस लिए शुरू की गई है? ये योजना शुरू की गई है हर घर सरकारी लाभ पहुंचाने के लिए। धरती आबा परियोजना जो है ये 2024 की परियोजना है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरोती या सुरेती किस लोक अंचल की चित्रकला है? तो पहली बात तो ये भी PYQ एज इट इज रिपीट हुआ है। तो सुरेती जो है ये एक आता है भित्ति चित्र। सुरेती जो है भित्ति चित्र है, और ये हमारे पास कौन से क्षेत्र का है? बुंदेलखंड क्षेत्र का है। बुंदेलखंड क्षेत्र में और कौन कौन से चित्रकला है? जैसे हुई मूर्ति, उसके बाद नोरता, ये जो हमारे पास किसके हो गए? बुंदेलखंड के। मालवा के भित्ति चित्र देखते हैं। तो मालवा में कौन से भित्ति चित्र हैं? मांडना, उसके बाद संजा, ये हमारे पास संजाबाई जो है वो गोबर से दीवारों पर भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। मांडना प्रथा जैसे नाग पंचमी के अवसर पर मालवा में मनाई जाती है, नाग देवता मनाई जाती है। रक्षाबंधन के समय श्रवण जो है उनकी चित्र बनाया जाता है दीवारों पर, ठीक है। तो बुंदेलखंड से संबंधित हो गई मूर्ति नोरता, और मालवा से संबंधित हो गई मांडना और संजा। देखो, और निमाड़ से संबंधित कौन सी हो गई? एक तो थापा और जिरोती और पगलिया, ये निमाड़ के प्रमुख हैं। देखो, इसके अलावा हम बात करते हैं जनजातियों के भित्ति चित्र या चित्रकला के बारे में। यहाँ बात करते हैं जनजाति चित्रकला, जो प्रमुख है उसको देख लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं भील जनजाति की। भील जनजाति की चित्रकला कौन सी है? पिथौरा चित्रकला। और इसकी जो प्रमुख चित्रकार है वो कौन है? भूरीबाई। इनको पद्मश्री भी मिल चुका है 2021 में। दूसरी जनजाति हमारे पास आती है गोंड जनजाति। तो गोंड जनजाति की चित्रकला कौन सी है? डिंगना और नोहडोरा, ये प्रमुख इनकी चित्रकला है। अगर चित्रकार की बात करें तो जनगण सिंह श्याम, जिनकी कि जापान में मिथिला संग्रहालय में मृत्यु हो गई थी, इनको क्या कहा जाता है? चित्रकला का जनक कहा जाता है। और इनका गांव जो है वो कौन सा है? पाटनगढ़।
और पाटनगढ़ को इसीलिए चित्रकारों का गांव कहा जाता है। और इसके बाद अगर हम पद्मश्री विजेता की बात करें तो इसमें हमारे पास है भज्जू सिंह श्याम। इनको कब मिला है? 2018 में मिला है पद्मश्री। और दुर्गाबाई व्योम, इनको कब मिला है? इनको मिला है 2022 में पद्मश्री मिल चुका है। तीसरी मुख्य जनजाति जो चित्रकला से संबंधित है वो है बेगा। तो बेगा चित्रकार जो है उसमें कौन आ जाती है? जोधैया बाई। इनको कब मिला है पद्मश्री? 2023 में। तो अगर हमारे पास चित्रकला की बात आई तो हमने इनको देख लिया, भील जनजाति की पिथौरा, गोंड की डिंगना और बेगा की जो है बेगा चित्रकला, और उनके प्रमुख चित्रकार भी देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मई 2026 में किस प्रख्यात व्यक्ति को भारत सार्वजनिक सेवा प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो अध्यक्ष जो है वो प्रसून जो जोशी है उनको नियुक्त किया गया है। ये हमारे पास करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित ई प्रमाण यानी राष्ट्रीय ई प्रमाणीकरण सेवा का एक घटक नहीं है? ध्यान से देखना, नहीं है पूछा गया है। तो पहचान प्रबंधन, सिग्नल साइन ऑन और आधार आधारित क्रेडेंशियल सत्यापन जो है ये सभी हमारे पास ई प्रमाण यानी राष्ट्रीय ई प्रमाणीकरण सेवा का घटक है। वहीं बात करें पेन आधारित ई प्रमाण एवं केवाईसी जो है ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, अभी जो 12 जुलाई को एग्जाम हुई थी उसी में हमारे पास इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, उमंग से। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एकल एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन पर कुछ क्लिक्स के साथ किसी भी समय कहीं भी प्रमुख सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, नागरिकों को सशक्त बनाकर जीवन में सुधार लाने हेतु तैयार किया गया है? तो यह है सरकारी सेवाओं का कहीं पर भी लाभ उठाने के लिए जो वेबसाइट बनाया गया है, तो वो हमारे पास कौन सा है? उमंग जो है ये हमारे पास है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंवर जनजाति निम्न में से किस जिले में पाई जाती है? तो ये जो जनजाति है ये हमारे पास प्रमुख रूप से पाई जाती है शहडोल जिले में। उसका ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, कंवर जनजाति। वही बात करें झाबुआ में, तो झाबुआ, अलीराजपुर, धार, यहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाती है? भील, और इसकी उपजाति हो गई भिलाला, पटलिया। ये हमारे पास झाबुआ, इसके साथ साथ में अलीराजपुर, जिसका नाम अलीराजपुर कर दिया गया है अब, धार, इन जिलों में कौन सी जनजाति पाई जाती है? झाबुआ में भील जनजाति। रीवा में जो है, रीवा में कोल जनजाति हम मान सकते हैं क्योंकि कोल जनजाति जो है अपना मूल स्थान मानती है। रीवा में कौन सा गांव? कुराली। वही बात करें कंवर जनजाति की, तो ये कहाँ पे है? शहडोल में है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोडवंश नरेश संग्राम सा यार इसका ऑडिट करना पड़ेगा। गोंड नरेश संग्राम शाह ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना की? तो ये भी हमारे पास पीवाईक्यू है, और ये तो एपी की एग्जाम का ही पीवाईक्यू है जो 1 जून 2025 को जो एग्जाम हुआ था उसमें हमारे पास ये प्रश्न पूछा था। संग्राम शाह ने जो रचना की है वो की है रसरत्नमाला। वहीं हम हृदय कौतुक की बात करें तो ये किसकी है? हृदय शाह की है। ये भी गोंड शासक थे। तो हमारे पास संग्राम शाह जो थे इनकी रचना कौन सी हो गई? रसरत्नमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चंदेल नरेश ने खजुराहो में जिन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? देखिए जो जिन्नाथ मंदिर है वो एक जैन मंदिर है, ये आता है जैन मंदिरों में। तो हम बात करें अगर यशोवर्मन की, तो यशोवर्मन ने बनवाया है लक्ष्मण मंदिर,
जिसको कि पूर्ण करवाया था धंगदेव ने। उसके बाद इन्होंने बनवाया है चतुर्भुज मंदिर, खजुराहो का चतुर्भुज मंदिर। और अगर हम गंड की बात करें तो इन्होंने बनवाया है चित्रगुप्त मंदिर खजुराहो का, और जगदम्बा माता मंदिर। विद्याधर ने बनवाया है सबसे बड़ा कंदरिया महादेव मंदिर, जो कि 31 फीट ऊंची मंदिर है हमारे पास। और धंग की बात करें तो इन्होंने बनवाए हैं सर्वाधिक जैन मंदिर, और इसमें हमारे पास प्रमुख आ जाता है पार्श्वनाथ। इसके अलावा शिव मंदिर भी बनवाया है इन्होंने एक, विश्वनाथ। जैन मंदिरों में आ जाता है पार्श्वनाथ, घंटाई और ये जन्नाथ मंदिर। तो सर्वाधिक जो जैन मंदिर है वो किसने बनवाया है? धंगदेव ने। और जिन्नाथ वाला भी कौन सा बनवाया है? धंगदेव ने बनवाया। वहीं अगर हम अन्य जो शासक हैं जैसे हर्षवर्मन ने कौन सा मंदिर बनवाया? मतंगेश्वर महादेव मंदिर। तो ये हमारे पास प्रमुख चंदेल शासक हैं जिन्होंने इतने सारे मंदिरों का निर्माण करवाया है खजुराहो में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। छाहूर किस क्षेत्र का पारंपरिक लोक नाट्य है? तो अगर हम छाहूर की बात करें तो ये हमारे पास बघेलखंड का लोक नाट्य है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी अन्य जगहों के लोक नाट्य हम देखते हैं। मालवा के लोक नाट्य की बात करें तो माच, जो कि क्या है? राजकीय लोक नृत्य भी है, लोक नाट्य है, सॉरी। माच जो है राजकीय लोक नाट्य है। इसके अलावा बात करें तो ढोला मारू, ये प्रमुख रूप से राजस्थान से लिया गया है ना। राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू से संबंधित है, कच्छप घात वंश से संबंधित भी है। तो ये हमारे पास आ जाते हैं मालवा में। इसके अलावा भील जनजाति का होता है गौरी नाट्य, तो ये मालवा क्षेत्र में आ जाता है। तो मालवा के प्रमुख हो गए। उसके बाद अगर निमाड़ की बात करें तो निमाड़ में हो गया गम्मत, उसके बाद स्वांग, ये प्रमुख रूप से किसका है? निमाड़ का है। बघेलखंड में छाहूर के अलावा अगर बात करें तो हमारे पास आ जाएगा हिंगला, जिंदवा और मनसुखा। तो ये हमारे पास हो गए मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र के लोक नाट्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश शासन ने जनजातीय कार्य विभाग के एक महत्वपूर्ण प्रकाशन वन्या का प्रकाशन कब से प्रारंभ किया गया था? तो वन्या प्रकाशन जो है वो जनजातीय लोगों के लिए हमारे पास है, जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा शुरू किया गया था 1980 में। इसके तहत जनजातीय रेडियो केंद्र जो है वो चलाए जाते हैं, जो कि जनजाति की भाषाओं में रेडियो केंद्र है। जैसे कि हम बात करें मेघनगर की, तो मेघनगर में है, झाबुआ में भील जनजाति से संबंधित। एक हमारे पास खानवा है जो कि खंडवा में है, ये भी भील जनजाति से संबंधित है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास 8+ जो है रेडियो केंद्र स्थापित है मध्य प्रदेश में अलग अलग जनजाति के लिए। जैसे ससईपुरा है, ये सहरे जनजाति का है श्योपुर में। तो ये वन्य प्रकाशन कब शुरू किया गया था? 1980 में। 1857 की क्रांति के समय कमिश्नर कौन था? तो 1857 की क्रांति की बात करें तो जबलपुर में कमिश्नर कौन था? WC एरिक्सन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16th नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत विनिर्माण केंद्रीकरण परियोजनाओं और सेवा उन्मूलन पर व्यवसायों को सहायता प्रदान की जाती है? तो अगर हम बात करें योजनाओं के तहत विनिर्माण केंद्रीकरण की, तो इसमें हमारे पास संत रविदास स्वरोजगार योजना आ जाती है। और इसकी बात करें तो 2022 में शुरू की गई थी योजना। और स्वरोजगार योजना जो है ये ST, संत रविदास स्वरोजगार योजना जो है ST पॉपुलेशन के लिए है, जिसमें ये क्या है? उद्योग विनिर्माण इकाई के लिए 1 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का, सर्विस खुदरा व्यवसाय के लिए 25 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाता है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। बाकी बात करें उद्यम क्रांति योजना की, तो उद्यम क्रांति योजना जो है ये कब शुरू की गई थी? ये भी हमारे पास शुरू की गई थी 2022 में।
और भीमराव अंबेडकर की बात करें तो ये भी हमारे पास 2022 में शुरू की गई है, ये एससी कैटेगरी के लिए है। वहीं बात करें अगर बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना की, ये भी हमारे पास 2022 में शुरू की गई है, 6 सितंबर 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कथन 1 और कथन 2 गिवन है। मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 के प्रावधानों के अंतर्गत पशुपालन विभाग के सचिव को पशु चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किया जाता है। दूसरा है पशु चिकित्सा अधिकारी का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसे अधिनियम धारा 3 के तहत पशु चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर 2 सही है और ऑप्शन नंबर जो कथन 1 है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ बोला है कि पशुपालन विभाग के सचिव को पशु चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किया जाता है, जबकि किसी भी व्यक्ति को धारा 3 के तहत किसी भी व्यक्ति को जो हमारे पास चिकित्सा विभाग से संबंधित है उसको जो है पशु चिकित्सा अधिकारी बनाया जा सकता है, नियुक्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास केवल 2 है ये हमारे पास सही है। तो पहला गलत है और दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश को बायोफेज जर्मनी में कंट्री ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो अगर हम बात करें कंट्री ऑफ द ईयर जर्मनी में हमारे भारत देश को ही नामित किया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वही बात करें भोपाल रियासत का जब भारत संघ में विलय हुआ था, कब हुआ था? 1 जून 1949 को विलय हुआ था। तो उस समय उस रियासत का नवाब कौन था? तो अंतिम नवाब जो थे वो थे हमीदुल्ला खान, जो कि भारत रियासत के अंतिम नवाब थे। तो ये ऑप्शन नंबर हमारे पास डी करेक्ट हो जाएगा। वहीं बात करें दोस्त मोहम्मद खां की, तो 1723 में दोस्त मोहम्मद खां जो है इसने स्थापना की थी। और ये कौन था? ये था औरंगजेब का सेनापति। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद इसने जो है 1723 में भोपाल रियासत की स्थापना की थी। तो संस्थापक जो हो गया वो हो गया दोस्त मोहम्मद खां, जबकि जो अंतिम शासक थे वो थे हमीदुल्ला खां। एक कंफ्यूज होने वाली बात है, हिदायत उल्लाह साहब जो हैं ये जो है ये प्रथम न्यायाधीश थे, मध्य प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश। तो नाम थोड़ा मिलता जुलता हो सकता है। तो हिदायत उल्लाह जो है वो हमारे पास कौन थे? प्रथम न्यायाधीश। जबकि जो हमीद उल्लाह खान है ये हमारे पास कौन थे? भारत के भोपाल के अंतिम नवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मई 2026 में आपदा प्रबंधन हेतु विकसित सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम का शुभारंभ किसने किया? तो इसका शुभारंभ जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नवंबर 1956 की बात करें तो मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, तब उस समय मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले थे? तो बात करें जिलों की तो 43 जो है, ध्यान रखना 1956 का पूछा गया है, 43 जिले थे और 7 संभाग थे जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी को मिला के 1956 में उस समय पास 43 जिले और 7 संभाग थे। वहीं अगर हम बात करें 1 नवंबर 2000 की, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, पुनर्गठन हुआ था, उस समय कितने जिले थे? 45 जिले थे और 9 संभाग थे। अब हम बात कर लेते हैं कि वर्तमान में हमारे पास कितने जिले हैं। देखिए अगर हम बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान में है 55 जिले। अभी हम ये देख लेते हैं 45 थे, तो 45 से 55 कैसे हुए? 2003 में बने 3 नए जिले, जिसको हम याद सकते हैं ए बी ए, जिसमें कौन सा आ जाएगा? ए से आ जाएगा अनूपपुर, बी से आ जाएगा बुरहानपुर और अगेन ए से आ जाएगा अशोकनगर। ये 3 जिले बने हमारे पास 15 अगस्त 2003 को। फिर 5 साल बाद बात करते हैं 2008 में 17 मई में बना अलीराजपुर। वहीं जून में बना जून 2008 में, यहाँ से हो गए 48, उसके बाद हो गई ये 49वां, फिर 50वां जो बना सिंगरौली। फिर 5 साल बाद आ जाते हैं 2013 में बना आगरमालवा।
आगरमालवा बना शाजापुर से अलग होके। फिर 5 साल बाद बात करते हैं तो 2018 में टीकमगढ़ से अलग होके बना निवाड़ी। तो ये हो गया 51वां और 52वां। इसके बाद अगर बात करें 53वां, 54वां और 55वां जिला, तो ये तो 2023 में बने, सभी को नाम रटे हुए होंगे ये तो। 53 में आ जाता है मऊगंज जो कि रीवा से अलग होके बना है। फिर आ जाता है 54वां मेहर जो कि सतना से अलग होके बना है। फिर लास्ट आ जाता है पांडुरना जो कि छिंदवाड़ा से अलग होके बना है। तो वर्तमान स्थिति में कितने जिले हो गए? 55 जिले हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में किस जिले का सर्वाधिक लिंगानुपात है? ये हमारे पास PYQ एज इट इज। बालाघाट जिला जो है इसका 1021 जो है लिंगानुपात था, तो सर्वाधिक हमारे पास बालाघाट की बात करें। और औसत की बात करें तो औसत था 931 लिंगानुपात। वहीं सर्वाधिक न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम था भिंड का जो कि 837 था। जंगल सत्याग्रह के लिए मोतीलाल नेहरू की अनुमति प्राप्त की थी। तो किस स्वतंत्रता संग्रामी ने जंगल सत्याग्रह के लिए मोतीलाल नेहरू की अनुमति प्राप्त की थी? अगला क्वेश्चन ये है। तो द्वारका प्रसाद मिश्र जो है इनकी अनुमति प्राप्त की थी मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश के किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जंगल सत्याग्रह के लिए मोतीलाल नेहरू की अनुमति प्राप्त की? तो द्वारका प्रसाद मिश्र ने मोतीलाल नेहरू की अनुमति प्रदान की थी या प्राप्त की थी। वहीं बात करें द्वारका प्रसाद मिश्र की, तो ये हमारे पास इनका एक पत्रिका थी दैनिक लोकमत जो कि कहां से 1930 में जबलपुर से प्रसारित होती थी। ठीक है, तो ये इनकी इंपॉर्टेंट है, PYQ में पूछा गया है। ये दैनिक लोकमत जो है वो किसकी है? द्वारका प्रसाद मिश्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक लेन देन संबंधी दोनों प्रकार के डेटा को संग्रहित करता है? तो जो हमारे पास डेटा वेयर हाउस है ये ऐतिहासिक एवं लेन देन संबंधी दोनों प्रकार के डेटा को संग्रहित करता है। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। पातालकोट में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो अगर हम बात करें पातालकोट की, पातालकोट में तामिया तहसील, यहाँ पे भारिया जनजाति का प्राधिकरण भी है, तो कौन सी जनजाति करेगी यहाँ पे निवास? भारिया जनजाति। ठीक है, और भारिया जनजाति की अगर हम बात करें इनकी उपजाति की, तो उपजाति में आ जाएगा पलीहा, भूमिया, भुइहार, ये प्रमुख इनके, और पंडा, ये प्रमुख इनकी उपजातियां। वहीं सहरिया की बात करें तो सहरिया की उपजाति आसान है, सहरिया, सबर, सोर और बड़ोदिया, ये किसकी है? सहरिया जनजाति की। भील की बात करें तो भील की आ जाएगी भिलाला, पटलिया और बरेला। इसके अलावा हो जाएगा तड़वी भील। गोंड जनजाति की बात करें तो जो गोंड जनजाति की हो जाएंगी अगरिया और प्रधान, और सबसे प्रमुख कोयतूर। ठीक है, तो ये हमने जाति के साथ साथ उपजातियां भी डिस्कस कर ली। इसी के साथ साथ एक और चीज देखिए, जो हमारे पास भारिया जनजाति है, भारिया जनजाति जो है वो गोंडों को अपना बड़ा भाई मानती है। भारिया जनजाति गोंडों को अपना बड़ा भाई मानती है, वहीं सहरिया जनजाति जो है वो भील को अपना बड़ा भाई मानती है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजा शंकर शाह एवं कुंवर रघुनाथ शाह जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? तो देखिए, जो हमारे पास शंकर शाह और रघुनाथ शाह जो हैं इनको जबलपुर में फांसी दी गई थी, तोप से उड़ाया गया था। 1857 की क्रांति के समय जो शंकर शाह हैं उन्होंने क्या करा था, कविता में देवी से प्रार्थना की थी कि वो अंग्रेजों की नींव को भारत देश से उखाड़ फेंकेंगे। तो इसके तहत इनको दोनों पिता पुत्र को
जबलपुर में तोप से उड़ा दिया गया था। तो इनका जो हमारे पास 2023 में संग्रहालय स्थापित किया गया है जबलपुर में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। कामड़ी किस जनजाति के देवताओं का प्रिय वाद्य यंत्र है? कामड़ी की बात करें तो कामड़ी जो है वो कोरकू जनजाति के देवताओं का वाद्य यंत्र है। अगर कोरकू जनजाति के देवताओं की बात करें तो आ जाएगा हमारे पास मेघनाथ, उसके बाद आ जाएगा खेड़ा देव। 2 प्रमुख इनके देवता हैं और ये रावण का वंशज मानती है स्वयं को, तो रावण की पूजा भी करती है। प्रमुख देवता कौन हो जाएंगे? मेघनाथ और खेड़ा देव। दूसरी जनजातियों के भी बारे में बात कर लेते हैं। कोल जनजाति के प्रमुख देवता हो जाएंगे अहीर बाबा। और सबरी जो है हमारे पास, जिन्होंने राम जी को बेर खिलाए थे, तो सबरी जो है वो किस जनजाति से थी? कोल जनजाति से थी। तो ये सबरी की भी पूजा करते हैं कहीं कहीं। भील जनजाति जो है इनके देवता हो गए भीलट देव, कोहजा देव और पिठोरा, ये प्रमुख देवता हैं इनके। भारिया, मैंने पहले वीडियो में बताया, भारिया मतलब भीम भारी था, हट्टा कट्टा था, तो भारिया जो है उनके देवता कौन हो गए? भीमसेन। और ये कौन से देवता है? कृषि देवता है। ठीक है, अब आपको सारे देवता समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे बाकी के क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।